नमस्कार प्यारे छात्रों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए जो हमने जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसका तीसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक शाम 5 बजे हमारी ये क्लास होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिनके भी ट्विटर अकाउंट है दोस्तों, हमारे ट्विटर की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारे ट्विटर को जाकर फॉलो कर लीजिए। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो प्रोटेस्ट वगैरह चला जाते हैं, हमारे ट्विटर से ही हैंडल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने इसकी पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले और दूसरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी पूरे प्लेलिस्ट की, जाकर उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीन को वहन करने वाले आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, जो जीन को वहन करती हैं। दोस्तों, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जिससे कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम्स, इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन हमारी जो आनुवांशिक इकाई, जो हमारी आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, मतलब कि जो आपके लक्षण देते हैं कि पिता से जो लक्षण आपके पुत्र में चले आते हैं, बहुत सारे लक्षण आप लोग देखते होंगे, तो ये लक्षण आपके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। और इस लक्षण को आपकी पहुंचाने वाली इकाई क्या है, कि यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपकी जीन हो जाती है। और जीन का वहन कौन करता है, तो जीन आपके गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन का वहन आपके गुणसूत्र करते हैं। तो जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, तो गुणसूत्र कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे कई सारे मित्र ने कहा सर कि हमारे पेपर में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आप इसमें साइंस के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करिए, इसलिए हमने साइंस के क्वेश्चन भी अधिक मात्रा में आज लिए हैं। तो हमारे अब साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे और आपके जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप इन सीरीज को देखते हैं तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे 1000 क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसलिए इस आपके जो हमारा ये सीरीज है, इसको देखना आपके लिए अनिवार्य है। देखिए, स्नेल का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अपवर्तन क्या है? आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उनके रास्ते में जो दोस्तों आपके बदलाव आ जाता है, जैसे उसको ही कहते हैं। जैसे आप, ये आपका पूरा जल है, मान लीजिए पात्र जिसमें जल है, जब जल इसमें से जब इसमें जाएगा, जल इससे आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके इस तरफ झुक जाएगा ऐसे, मतलब कि इसने अपने मार्ग को चेंज कर लिया। इसी को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है आपके स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 हुआ है, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो हमने पहले दो खत्म कर लिया है और 41 से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। किसी जंगल की आग किसी किसे होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा गलत आपके हो गया है प्रिंटिंग। किसे जंगल की आग कहा जाता है दोस्तों? किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। किसको दोस्तों? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों, जो ढाक का फूल होता है, इसका वनस्पति नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जंगल की आग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा में कई बार ये पूछा गया, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? जो मानव गुर्दे में, जो मानव गुर्दे मतलब दोस्तों गुर्दे को हम कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं, किडनी में जो पथरी बनती है दोस्तों, जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? तो दोस्तों आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो गुर्दे में दोस्तों की किडनी पाई जाती है, मतलब गुर्दे में जो आपकी पथरी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने कौन सा अभियान आपके चलाया? तो नमक कानून जो था उसको भंग करने के लिए उन्होंने डांडी अभियान चलाया था। क्या कहता है कि डांडी यात्रा कैसे डांडी अभियान चलाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को यह इन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती जो आश्रम था, साबरमती आश्रम से इन्होंने डांडी की यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि साबरमती मतलब कि डांडी यात्रा का शुभारंभ इन्होंने कहाँ से किया? तो साबरमती आश्रम से। और डांडी में जाकर इन्होंने आपके नमक को बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करिएगा। और साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों को आपके जोहान विसहेल्स रीटर ने देखा था। जोहान विसहेल्स रीटर ने। ये नाम थोड़ा सा कठिन लग सकता है, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। जोहान विसहेल्स रीटर ने आपके सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रे को देखा था। दोस्तों, आपको अगर आवाज़ में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जान लीजिए कि हमारा जो पुराना माइक था उस माइक में थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसलिए हमने नया माइक मंगा लिया है। नया माइक मंगा लिया और 2-1 दिन में हमारा नया माइक आ जाएगा, तो आपको आवाज़ और भी सुंदर हो जाएगी। वैसे आपकी आवाज़ समझ में आ रही होगी, बट नया माइक आ जा रहा है तो उससे और अच्छी आवाज़ हो जाएगी। तो आपके लिए सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको फ्री में सारी क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको बस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों, ये आपने सुन लिया, बस ऐसा ही नहीं, आपके पास जो भी मित्र हैं ग्रुप डी के, उनको बताइए कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आप लोग आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग कम से कम अधिक से अधिक छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बस मेरा एक टारगेट है, किसी भी प्रकार की फी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं वीडियो देखिए और अपने मित्रों के पास भी पहुँचाइए। एक एक बच्चा अगर 5-5 के साथ पहुँचाता है तो चैनल ऊपर जा सकता है।
हमारा काम सिर्फ ये है कि सबके पास शिक्षा पहुँच जाए। देखिए इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों, यह आपके अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा स्रावित होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिलिंद पान्हु नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मिलिंद पान्हु नामक पुस्तक की रचना आपके नागसेन ने की है। किसने की है? नागसेन ने की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान, हमने कल एक पुस्तक आपको बताया था, उसका नाम आपको लोग याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। इस पुस्तक के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक की रचना किसने की है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक की रचना आपकी खुशवंत सिंह ने की है। खुशवंत सिंह ने की है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। और मिलिंद पान्हु नाम पुस्तक की रचना आपकी नागसेन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 50वां क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थी। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आपकी आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके सर्वप्रथम के आप किसने आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था? मैंने कल आपको बताया था, इसलिए मैं आपको रिवीजन भी कराता रहता हूँ जिससे कि आपकी चीज़ें याद रहे, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होती हैं। तो बताइए, हमने कल आपको बताया था कि सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों आपके देविका रानी रोडिट ने, और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ये सब चीज़ें आपको बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद रखेगा। एक नोट्स बनाकर चलिए और हमारे 1000 क्वेश्चन का एक नोट बना लीजिए और उसमें सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और दिन भर में कम से कम उसका एक बार रिवीजन करिए। उसको पढ़िए, सिर्फ रटिए मत, बस उसको आप पढ़िए बस। देखिए कि आपका कितना इन्हेंस हो जाएगा, आपकी जो कि है चीज़ें कितने आपकी अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो इडुक्की परियोजना जो है दोस्तों, ये आपकी पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? आपके पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तमसो माह ज्योतिर्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो तमसो माह ज्योतिर्गमय यह आपके ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों ऋग्वेद आपके, आप जानते हैं कि हमारे में पास 4 वेद हैं। कितने वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है आपके यजुर्वेद, एक होता है सामवेद, और एक होता है दोस्तों आपके अथर्ववेद। सबकी अपनी अपनी खासियत है जिससे परीक्षा में पूछ सकता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो यहाँ से तमसो माह ज्योतिर्गमय लिया गया है। जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उनको भी आपके ऋग्वेद के से ही लिया गया है। और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, सबसे सर्वप्राचीन वेद है। फिर यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसके लिए विशेष ये है कि दोस्तों यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, इस बात को याद रखिएगा। सामवेद हमारे संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है, इसे हमारे संगीत का जनक कहा जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद आपका है कि यह सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद आपके अथर्ववेद हो जाता है। और अथर्ववेद आपकी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन? आपके अथर्ववेद। एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो कहेंगे कि अथर्ववेद। ऐसी चीजें आपसे परीक्षा में पूछ ली जाएंगी। और अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपको अतिरिक्त चीज़ें बताता हूँ उसको भी एक नोट जब बना रहे हैं तो उसके बगल में नोट डालकर उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो नहीं सकता कि अगर क्वेश्चन से ना आए तो आपको जो अतिरिक्त चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, 53 और पूरी सीरीज का 53वां क्वेश्चन कि पावना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, आपके बंगाल में एक स्थान है पावना, पावना, ठीक है, उसी स्थान पर पावना विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पावना विद्रोह का नेतृत्व आपके ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने किया था। किसने किया था? ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किस देश में होता है? तो सही उत्तर जगह रूस में। कहाँ पर? रूस में। दोस्तों रूस आपके क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य मतलब देश कौन हो जाता है? रूस ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सर्वाधिक आपकी सोना कहाँ उत्पादित होता है? यहाँ पर तो आप लोग खनिज तेल समझ गए। सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन आपके रूस करता है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन करता है? तो आपको चीन करता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो हमने आपको एक दिन बताया था कि मैक्सिको, पहली क्लास में बताया था, मैक्सिको। और दोस्तों आपके सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आपके कजाकिस्तान में होता है, कजाकिस्तान में होता है। तो ऐसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट करके चलना है तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। और दोस्तों जो हमारे छात्र यहाँ पर नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जो आपके स्पेशल आपके किसके लिए है? ग्रुप डी छात्रों के लिए है। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर समय समय पर मैं आपके स्टडी मटेरियल आपको शेयर करता रहूँगा, स्टडी मटेरियल।
क्विज वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, जो भी बिल्कुल फ्री में मिलती है आपको। तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके संबंध में भी आपको न्यूज़ वहाँ पर मिलती रहती है, इसलिए इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं इन क्वेश्चनों की, तो इसकी पीडीएफ के लिए भी हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया? दोस्तों, प्रारंभ में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, उसमें आपके अलग अलग संशोधन करके कुल अनुसूची जोड़ी गई हैं। जो आपके अभी तक कुल 12 अनुसूची हैं, तो जो 12वीं अनुसूची है उसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या दोस्तों, आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके 12वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस बात को नोट करके चलेंगे दोस्तों। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी भाषाओं का उल्लेख है, और प्रारंभ में इसमें कुल 14 भाषा का उल्लेख था। प्रारंभ में इसमें कुल 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस किस संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके हमारे किस अनुसूची में आपके भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो आप लोग कहेंगे 12। मूल रूप से आपकी 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो कहेंगे 14। अब बात करें दोस्तों कि हुआ दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? आपके 21वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके हिसाब से आपके हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपके शेड्यूल 8 है, आपके अनुसूची 8 है, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर दोस्तों हुआ आपके 72वां संविधान संशोधन, और 72वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आपके संविधान है, उसकी जो अनुसूची आपकी 8 है उसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया? उसमें आपके नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। और इसको हम ट्रिक्स याद करते हैं नमक से। न से नमक ऐसे ट्रिक्स याद रखे हैं, तो न से आपकी नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, इन 3 भाषाओं को आपके 72वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों एक संशोधन और हुआ, जिसका नाम है आपके 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा हम एक ट्रिक याद करते हैं, एसडीएम बी। और इसको किस प्रकार से याद किया? तो उसमें डीएम 1 नंबर पर होता है, ए पे होता है, और एसडीएम उससे नीचे पद होता है, मतलब बी पे होता है। तो एसडीएम बी हमने इस प्रकार से ट्रिक्स इसको याद रख लिया है। और यहाँ पर दोस्तों एस से आपका कौन कौन सी भाषा जोड़ा गया है, एक बार देख लीजिए। संथाली, फिर आपका डोंगरी, जहाँ जहाँ मैं आपके बैगनी से लिख रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा 93 वाले में। डोंगरी, संथाली, डोंगरी। फिर यम से कौन दोस्तों आपके? मैथिली, और बी से दोस्तों बोडो, बी से आपका बोडो। तो ये 4 भाषा मैंने लिख दी कि 93वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे जो आपके अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को किस संशोधन के जोड़ा गया? तो 21वें संशोधन के द्वारा। 72वें संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ा गई? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके अलावा उसमें आपके 93वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। तो देख लीजिए 14 यहाँ पर था, एक ये जुड़ गया, 15 हो गया आपके, ये 15 के बाद ये 3 जुड़ गए, 15 3 18 और ये 4 जुड़ गए 22। तो इस प्रकार से अब हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे बढ़ते दोस्तों, मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। हमारा आज का 57वां क्वेश्चन है कि VDU का फुल फॉर्म क्या है? VDU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? आपके VDU का फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आप WEAN का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो WEAN का फुल फॉर्म पूछे तो लिखिएगा कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैम का, तो कहेंगे कि आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आपसे ROM का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो लिखिएगा कि रीड ओनली मेमोरी, ये आपके रोम का फुल फॉर्म होता है। और इस प्रकार से फुल फॉर्म से पूछे CPU का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इस प्रकार के फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा 57वां क्वेश्चन कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का सिद्धार्थ है। क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के सिद्धार्थ है। दोस्तों आपके कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमने आपको कल ही बताया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को रिवीजन भी रखिए करिएगा, तभी तो मजा आएगा। देखिए एशियाई खेल का
प्रारंभ कब हुआ? तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को हुआ। दोस्तों हम 20 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पोर्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, विविध जी के क्वेश्चन कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, सबके क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। इसलिए सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि 4 मार्च 1951 को आपके एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ दिल्ली में। कहाँ पर? आपके दिल्ली में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरस्कार से भी क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 60,000 पाउंड। क्या होती है? 60,000 पाउंड मान बुकर पुरस्कार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखें दोस्तों कि आज हमारा एक सुपर क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो हमने बताया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में आपको 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। मतलब जो भी प्राप्त करता है आपको कहे जो भी पुरस्कार करता है उनको 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। और देविका रानी रोडिक को सर्वप्रथम आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। और आप लोग बताएंगे कि 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था। तो यहाँ से दोस्तों आज के हमारे ये भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज के हमारे ये भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं और पीडीएफ से क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर। ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा यूजर नेम है @exam तक ऑफिशियल। ठीक है, या फिर सर्च कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से ले लीजिएगा। और ट्विटर को जाकर फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638। दोस्तों इस पर हमसे बात करके आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों परीक्षा के समय में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और समझना है कि दोस्तों 10 अप्रैल तक मैं ये पूरी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। 1000 क्वेश्चन पूरी कंप्लीट करा दूंगा। जिसका भी एग्जाम होगा 10 अप्रैल के बाद ही होना है, इससे पहले एग्जाम होगा नहीं। तो 10 अप्रैल तक परीक्षा होने से पहले पहले पूरी 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए इस सीरीज को बिल्कुल छोड़िएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक शाम 5 बजे जुड़ जाइएगा। आपके जो भी मित्र हों 1 2 3 5 जितने भी हों 10 12 जो भी हों उनको सबको शेयर कर दीजिए। एक बार इस सीरीज को चला दीजिए। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रुप डी के छात्र काफ़ी कम है। लेकिन इस अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि फ्री में आपको अगर मिल रहा है और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बंदा ठीक पढ़ा रहा है, फ्री में हमको अच्छी जानकारी दे रहा है, तो शेयर करने से बिल्कुल भी मत डरिए और अपने मित्रों को बताइए कि बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। चलिए दोस्तों, इस आशा के साथ कि आप लोग चैनल को शेयर भी करेंगे और अपना सपोर्ट भी दिखाएंगे, इस वीडियो को करता हूं समाप्त। हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको हार्दिक आभार। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।